जो कुछ हुआ उससे हर कोई हैरान था। दृश्य बहुत क्रूर था और पार्थ एक युवा राक्षस किंग की तरह था। अगर लोग उसके मासूम चेहरे से धोखा खा गए तो निस्संदेह उन्हें तकलीफ होगी। बहुत कम लोग अपने प्राइवेट पार्ट के कट जाने के दर्द को सहन कर सकते हैं। यहां तक कि अगर वे बेहोश भी हो जाएं, तो यह तीव्र दर्द के कारण होगा। बूढ़ा आदमी पीड़ा से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था और वह फिर से बेहोश हो गया। यंग मास्टर, यह बूढ़ा कुत्ता बेहोश हो गया। दयानंद ने पार्थ की ओर देखा। उसके सारे कपड़े उतार दो, उसके दोनों पैर तोड़ दो और उसे ऐसी जगह फेंक दो जहां वह हमें परेशान न कर सके। उसके बाद यहां की गंदगी साफ करो ताकि हम अपनी गोलियां बेचना जारी रख सकें। पार्थ ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसकी आंखों के अंदर एक ठंडी क्रूर नजर थी। चाहे यह जीवन हो या पिछला, जो कोई भी उसका दुश्मन बनना चाहता है, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। मौर्य परिवार के कुछ गार्ड इकट्ठे हो गए और मयंक और बूढ़े आदमी दोनों को नंगा कर दिया। फिर दयानंद ने अपने स्टील बार से बूढ़े आदमी के पैर तोड़ दिया और दोनों को वहां से बाहर ले गया। भयानक, ये सचमुच भयानक है। वे दोनों पूरी तरह से बेकार हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राय परिवार का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत घमंडी था। राय परिवार और मौर्य परिवार अब दुश्मन हैं। अगर वे यहां देखने के लिए आते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने मौर्य परिवार को भड़काना शुरू कर दिया। क्या यह ऐसा ही नहीं है जैसे ऐसा होने के लिए कहना? पार्थ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। राय परिवार की प्रतिष्ठा इन अंतिम दिनों में सचमुच बहुत नीचे गिर गई है। आज उनके नंबर एक प्रतिभाशाली और प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र के योद्धा के प्राइवेट पार्ट काट दिए गए और उनके दोनों पैर तोड़ दिए गए। फिर उन्हें नंगा करके बाहर निकाल दिया गया। इस यंग मास्टर पार्थ ने राय परिवार के चेहरे पर एक बार फिर थप्पड़ मारा है और यह थप्पड़ कोई हल्का थप्पड़ नहीं है। यह सही है। और अब मौर्य परिवार के पास एक अल्केमिस्ट है जो 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना गोलियां बना सकता है। राय परिवार को अभी तक एक और शक्तिशाली झटका लगा है। पार्थ वास्तव में स्काई सिटी में नंबर 1 प्रतिभाशाली है। भविष्य में अगर हम कुछ खरीदना या व्यापार करना चाहते हैं तो हमें मौर्य परिवार के पास जाना चाहिए। राय परिवार उनके लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। भीड़ आपस में चर्चा कर रही थी। मौर्य परिवार और राय परिवार के बीच लड़ाई के बारे में वे केवल देख सकते थे, क्योंकि वे इसमें शामिल होने और लड़ने के लिए अयोग्य थे। जहां तक मयंक और ऊर्जा सागर क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति के साथ हुई भयानक चीजों का सवाल है, भीड़ को लगा कि पार्थ के पास क्रूर रणनीति है, लेकिन लगभग सभी लोग इन रणनीतियों को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। दोनों परिवारों के बीच झगड़ा अब सुलझाना असंभव हो गया था। गोलियां बेचना जारी रखो। यह कहने के बाद पार्थ दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर गोली की दुकान में वापस चला गया। उसकी पीठ का मजबूत दृश्य देखकर हर कोई घबरा गया। यह युवक, वह बिल्कुल शैतान जैसा था। यंग मास्टर ने स्पष्ट रूप से दया और घृणा, साहस और दया को पहचाना है और उसके पास एक गहरा सूक्ष्म दिमाग है। वह भविष्य में एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। राय परिवार निश्चित रूप से यंग मास्टर का मुकाबला नहीं है। यशपाल ने मन ही मन सोचा। आज जो कुछ हुआ उसने पार्थ के प्रति उसका नजरिया बदल दिया। उसने ऐसा काम किया था जैसा कोई 15 साल का लड़का नहीं कर सकता था। श्याम राय परिवार में मयंक और ऊर्जा सागर क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए जो जमीन पर निश्चल पड़े थे, चंद्रवीर की आंखों से आग लगभग फूट पड़ी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो 40 साल का लग रहा था, मयंक के घावों की जांच कर रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़कर उसकी कमर की ओर देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। क्या इसको ठीक करने का कोई तरीका है? चंद्रवीर ने पूछा। यंग मास्टर मयंक का एक हाथ पूरी तरह से टूट गया है और उनके दोनों पैर टूट गए हैं, लेकिन सबसे गंभीर घाव उनकी पैंट में है। यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यह कहकर अधेड़ उम्र का आदमी किनारे की ओर चला गया। टकराना! चंद्रवीर ने अपनी हथेली से लकड़ी की मेज को तोड़ दिया। कठोर मेज तुरंत राख में बदल गई, जबकि लकड़ी के छोटे टुकड़े कमरे में चारों ओर उड़ने लगे। हॉल में सभी लोग चुप रहे, आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हर कोई मयंक और बूढ़े आदमी दोनों को देख रहा था। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।
हॉल के एक कोने में सफेद कपड़े पहने एक बहुत ही सुंदर युवक बैठा था। वह 20 साल का लग रहा था। एक मोहक महिला उसकी गोद में बैठी थी। यह महिला उजागर कपड़े पहने हुए थी और उसका शरीर बहुत जबरदस्त था। हर कोई बता सकता था कि वह एक सुंदर जवान महिला थी। युवक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हॉल में क्या हो रहा था। उसकी आंखें आकर्षक महिला के ऊपर टिकी हुई थीं और वह उसे हर जगह छू रहा था। मुखिया, वह युवक पार्थ बहुत क्रूर था। हम इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते, किसी ने क्रोधित भाव से कहा। पार्थ ने न केवल राय परिवार को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोने का कारण बनाया था, यह राय परिवार के चेहरे पर एक बड़ा थप्पड़ भी था। बस देखो कि मयंक अभी कैसे थे। उन्हें इस यातना में जीवित रहने देने से बेहतर था कि उन्हें अभी मार दिया जाए। पार्थ ने पहले ही साबित कर दिया था कि मयंक उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वह इस तरह से उनका अपमान करने तक चला गया। उस बेकार बदमाश को मैं टुकड़ों में काट दूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो। परिवार की सभी योद्धाओं को इकट्ठा करो और मौर्य परिवार के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम में से केवल एक ही बचेगा और मैं वेदांत और उसके बेटे दोनों को नष्ट करने का इरादा रखता हूं। चंद्रवीर गुस्से में था, इतना गुस्सा जितना पहले कभी नहीं हुआ था। उसके परिवार की प्रतिष्ठा को एक ही व्यक्ति ने बार बार ठेस पहुंचाई थी। राय परिवार स्काई सिटी का हंसी का पात्र बन गया था। अगर वह अब कुछ नहीं करता है तो निकट भविष्य में स्काई सिटी में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। इंतजार, एक आवाज सुनाई दी। यह वही युवक था जो कोने में बैठा था और उस मोहक स्त्री का आनंद ले रहा था। उसने स्त्री को हल्के से एक तरफ करा और धीरे से खड़ा हो गया। हॉल में मौजूद बहुत से लोगों ने जब इस युवक को देखा तो उनके चेहरे पर घृणा के भाव उभरे, लेकिन युवक की हैसियत और ताकत के कारण वे अपनी घृणा की भावना को छिपाने पर मजबूर हो गए। यंग मास्टर केशव, मैं इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और अब मौर्य परिवार में एक अल्केमिस्ट है जो 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बना सकता है। उसने उस अल्केमिस्ट को हरा दिया है जिसे आप यहां लाए थे। मैं वेदांत से लड़ूंगा। चलो देखते हैं कि स्काई सिटी का असली अधिपति कौन है। चंद्रवीर अभी भी बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने यंग मास्टर केशव से बात की तो उसका रवैया अधिक विनम्र हो गया। स्काई सिटी के 2 अधिपतियों में से एक के रूप में भी उसने इस यंग मास्टर केशव को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उस युवक का नाम केशव वालिया था, जो रेड सिटी के वालिया परिवार का यंग मास्टर था। वह केवल 20 वर्ष का था, लेकिन वह पहले से ही प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंच चुका था। वह वास्तव में प्रतिभाशाली था। ऊर्जा प्रांत में 28 शहर थे, सभी अलग अलग आकार के थे और रेड सिटी सबसे शक्तिशाली था। स्काई सिटी ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना रेड सिटी से की जा सके। राय परिवार के लोगों से मैं तुमसे पूछता हूं, यदि तुम्हें मौर्य परिवार के खिलाफ युद्ध करना पड़े तो तुम्हारी जीत कितनी निश्चित होगी? केशव ने पूछा। यह चंद्रवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सच कहूं तो राय परिवार और मौर्य परिवार ताकत में लगभग बराबर थे, लेकिन अगर वे वास्तव में एक दूसरे से लड़ते तो इसका नतीजा यह होता कि दोनों परिवारों को बहुत सारी शक्ति खोनी पड़ती। इसके अलावा पार्थ ने हाल ही में 2 बार राय परिवार को अपमानित किया था, इसलिए मौर्य परिवार में राय परिवार की तुलना में अधिक उत्साह था। अगर वे वास्तव में लड़ते तो उनकी जीत की संभावना 30% से अधिक नहीं होती। अगर मैं सही हूं तो तुम्हें जीत की संभावना 30% से अधिक नहीं है। भले ही तुम भाग्यशाली हो और अंत में जीत जाओ, तुम जीवित रहने के लिए बहुत कमजोर होंगे। यही कारण है कि लापरवाह होना तुम्हें केवल बहुत दर्द देगा, केशव ने कहा। हॉल में मौजूद कुछ लोग जो क्रोध के कारण अविवेकी हो गए थे, उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। हालांकि यह युवक घृणित रूप से कामुक था, फिर भी उसका दिमाग बहुत तेज था। यंग मास्टर केशव हमें क्या करने का सुझाव दे रहे हैं? हम इस तरह के मामले को जाने नहीं दे सकते। चंद्रवीर इसे आसानी से जाने नहीं देगा। चिंता मत करो मुखिया, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है, मैं इसे पूरा करूंगा और मौर्य परिवार से छुटकारा पाऊंगा। जब ऐसा होगा तो पूरा सिटी लॉर्ड का महल निश्चित रूप से तुम्हारा होगा, केशव ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। इन 28 शहरों में सिटी लॉर्ड का महल सिर्फ एक प्रतिनिधि पद था।
परिवार का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। जिसके पास पर्याप्त शक्ति होगी वही पूरे शहर को नियंत्रित करेगा। यंग मास्टर केशव का विचार क्या है? चंद्रवीर एक चतुर व्यक्ति था। वह समझ गया कि केशव ने जो कहा वह सही था। वह अभी बहुत गुस्से में था और उसने लगभग पूरे राय परिवार को ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। यदि तुम मौर्य परिवार को जड़ से नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें गोली की दुकान से शुरुआत करनी होगी। जहां तक पार्थ की बात है, मैं उसे कोई खतरा भी नहीं मानता। केशव ने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ कहा। यंग मास्टर केशव, उसे नीची नजर से मत देखिए। उसका दिमाग बहुत गहरा और सूक्ष्म है और वह एक क्रूर और निर्दयी आदमी भी है। वह अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार नहीं करता। चंद्रवीर ने बोलते समय तुरंत पार्थ के प्रति अपनी गहरी नफरत दिखाई। इस छोटे पार्थ से छुटकारा पाना बहुत आसान है। केशव हंसा। वेदांत पार्थ को एक खजाने की तरह मानता है। अगर पार्थ मर जाता है तो मौर्य परिवार को बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन वह छोटा सा कमीना हर समय सिटी लॉर्ड की महल में छिपा रहता है। हमारे लिए उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। चंद्रवीर ने कहा। पार्थ बिल्कुल भी खतरा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से उससे छुटकारा पाने का तरीका सोचूंगा। अब जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि मौर्य परिवार की गोली की दुकान पर ध्यान से नजर रखने के लिए किसी को भेजा जाए, ताकि उस अल्केमिस्ट की पहचान हो सके जो 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना की गोलियां बना सकता है। फिर हम उसे मेरे लिए काम करने के लिए कह सकते हैं। यह बहुत अच्छा होगा, केशव ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसे वास्तव में केवल अल्केमिस्ट की परवाह थी। अगर उसे एक अल्केमिस्ट मिल जाए जो उसकी मदद करने के लिए 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना गोलियां बना सके, तो वालिया परिवार में उसका दर्जा दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगा। आप सही कह रहे हैं यंग मास्टर केशव, लेकिन पार्थ वास्तव में एक गंभीर खतरा है। हमें जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना होगा। चंद्रवीर ने पार्थ को अपने दिल में एक कांटे की तरह समझा। उसे उससे छुटकारा पाने की जरूरत थी। इसके अलावा उसने पार्थ से कुछ खतरनाक महसूस किया। इस तरह की भावना कुछ ऐसी नहीं थी जो वेदांत उसे दे सकता था। चिंता मत करो मुखिया, मेरे पास इसके लिए एक समाधान है। मैं पार्थ को मार दूंगा। जैसे ही मैं उस अल्केमिस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा, फिर राय परिवार स्काई सिटी के सभी हिस्सों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा, केशव ने कहा। उसने उस आकर्षक महिला को गले लगाया और सबके सामने उसके होठों को चूमा। यंग मास्टर केशव, निश्चिंत रहें। यदि आप मौर्य परिवार से छुटकारा पाने में हमारी मदद कर सकते हैं तो वे सभी महिलाएं पूरी तरह से यंग मास्टर की होंगी। चंद्रवीर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ये 8 महिलाएं साधारण वेश्याओं से अलग थीं। उन्हें राय परिवार ने खुद चुना था। ये सभी लड़कियां गरीब परिवारों से थीं, लेकिन न केवल वे सभी बहुत सुंदर थीं, बल्कि वे गाना, नृत्य और संगीत वाद्य यंत्र बजाना जानती थीं। वे चित्र बनाना भी जानती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 8 महिलाओं की तुलना सामान्य वेश्याओं से भी नहीं की जा सकती। वे स्वर्ग की सच्ची चमत्कारी रचनाएं थीं। हर कोई जानता था कि रेड सिटी का यंग मास्टर केशव एक कामुक व्यक्ति था। वास्तव में जिस कारण से वह स्काई सिटी में आया और उनकी मदद की पेशकश की, वह इन 8 लड़कियों के कारण था। हाँ, मुखिया, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, केशव ने कहा और वह जोर से हंसने लगा। मौर्य परिवार की गोली की दुकान में वेदांत ने टाइगर पुनर्स्थापन गोली के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र की और उन्हें पार्थ के पास ले आया। पार्थ, मैंने सुना है कि तुमने मयंक को नष्ट कर दिया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मयंक राय परिवार में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब जब तुमने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है तो वे इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, वेदांत ने कहा। चाहे चंद्रवीर कुछ भी करे, मैं उसकी चुनौती स्वीकार करूंगा और उसे हराऊंगा, पार्थ ने सहजता से उत्तर दिया। वेदांत के चेहरे पर मुस्कान उभर आई जब उसने अपने बेटे के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखा। ओह हाँ, मैं तुम्हारी जरूरत की सारी सामग्री ले आया हूं, वेदांत ने कहा। हम अपनी ट्रेडिंग इन्वेंट्री में केवल एक टाइगर डेमन की कोर ही पा सका, लेकिन यह केवल प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र पर थी। मुझे डर था कि यह तुम्हारी गोली की प्रभावशीलता को प्रभावित करेगा।
इसलिए मैंने एक आदमी को रेड सिटी भेजा और पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र पर एक टाइगर डेमन की कोर खरीदा। इसे गोली कार्यशाला में रखा गया। वेदांत ने कहा, धन्यवाद पिताजी। पार्थ की आंखें चमक उठीं। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, वेदांत ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। गोली कार्यशाला? भट्टी के पास जड़ी बूटियों का एक वर्गीकरण था। पार्थ ने उनकी जांच की और 1000 पत्तियों वाली घास, 100 आत्मा की लकड़ी, अंकुरित नीली घास आदि देखा। ये सभी सामग्री एक बाघ पुनर्स्थापना गोली को तैयार करने के लिए आवश्यक थीं, और वहां एक लाल बॉक्स भी था। बॉक्स के अंदर एक मुट्ठी के आकार की एक राक्षस कोर थी। यह एक क्रिस्टल की तरह लग रही थी और एक कमजोर चमक उत्सर्जित कर रही थी। पार्थ सिर्फ एक नजर में अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। यह एक उग्र बाघ की राक्षसी कोर है और इसके अंदर का अग्निकोर शुद्ध और अक्षत है। यह एक अप्रत्याशित बोनस है। पार्थ खुश और आश्चर्यचकित दोनों था। वह एक ही नजर में इस राक्षस कोर की उत्पत्ति बता सकता था। अग्निबाघ एक सामान्य राक्षस जानवर था, लेकिन फिर भी यह एक दुर्लभ बाघ प्रजाति थी। इसका कोई विशेष वंश नहीं था, लेकिन इसमें एक विशेष अग्नि थी। उग्र बाघ की अग्नि बहुत अधिक प्रबल नहीं थी, लेकिन यह आमतौर पर गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अग्नि से कहीं अधिक प्रबल थी। इसके अलावा एक बार जब आप इस अग्नि को अवशोषित कर लेते हैं, तो आप अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके इसके तापमान को समायोजित कर सकते हैं। एक सामान्य अल्केमिस्ट के लिए किसी विशिष्ट विधि के बिना बाहरी अग्नि को अवशोषित करना बहुत कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन पार्थ के लिए अग्नि टाइगर की अग्नि को अवशोषित करना बहुत आसान और सरल था। पार्थ ने राक्षस कोर की ओर अपना हाथ लहराया और वह तुरंत हवा में उड़ गई और उसकी हथेली पर आ गई। पार्थ ने फिर अपने हाथों को एक जटिल पैटर्न में मोड़ लिया। जटिल पैटर्न के प्रभाव के तहत राक्षस आत्मा से एक लाल अग्नि कोर निकाला गया। पार्थ ने अपना मुंह खोला और अग्नि का कोर निगल लिया। एक बार जब अग्नि कोर अवशोषित हो जाता है, तो यह आत्मा के कोर और शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के साथ विलीन हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को अपनी आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की अनुमति के अनुसार उतनी अग्नि पैदा करने की अनुमति मिल जाएगी। जब अग्निकोर उसके शरीर में प्रवेश किया तो पार्थ को जलन महसूस हुई, इसलिए उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक विशाल लहर में भेजा और अग्निकोर को दबा दिया। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक और शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक की बदौलत अग्निकोर अविश्वसनीय गति से विलीन हो रहा था। पार्थ ने अग्निकोर को अवशोषित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल विधि को छोड़ दिया और इसके बजाय पूरी तरह से ड्रैगन परिवर्तन और शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक पर भरोसा किया। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक दुनिया में किसी भी विशेष रक्त रेखा को अवशोषित कर सकता है। एक सामान्य अग्निकोर इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। इसके अलावा शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक से भी मदद मिली। पार्थ ने अपना हाथ घुमाया और कुछ मिनट इंतजार करने के बाद उसकी हथेली में एक ज्वलंत लाल ज्वाला प्रकट हुई। पार्थ ने अधिक से अधिक आध्यात्मिक शक्ति भेजा और ज्वाला प्रतिक्रिया में बड़ी होती गई। मेरा पहला ड्रैगन मार्ग पहले से भी अधिक सघन हो गया है। यदि मैं इस अग्नि आत्मा में सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता हूं, तो मैं प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं। लेकिन नींव का निर्माण उससे अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे पहले अपनी नींव रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पार्थ के साधना अनुभव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वह स्पष्ट रूप से समझता था कि अगले स्तर पर पहुंचने से पहले नींव का निर्माण करना अधिक महत्वपूर्ण था। जब बाघ पुनर्स्थापना की गोली बनाने के लिए एक राक्षस आत्मा का उपयोग किया जाता है, तो इसका अधिकांश सार बर्बाद हो जाता है। लेकिन पार्थ को इस बारे में बुरा नहीं लगता। अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए सार का उपयोग करने के बजाय वह इसका उपयोग एक बड़ा आधार बनाने और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए करेगा। ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचना इस समय उसके लिए कोई बड़ी प्राथमिकता नहीं थी। मैं इस अग्नि से बहुत तेजी से गोलियां बना पाऊंगा। पार्थ की आंखें चमक उठीं। शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक और उग्र बाघ अग्नि के साथ उसे भट्ठी का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। शक्तिशाली आत्मा
व्युत्पत्ति तकनीक न केवल किसी की आत्मा को प्रशिक्षित करेगा, बल्कि यह गोलियां बनाने की एक विधि भी है। उसके शरीर से आत्मिक शक्ति की एक विशाल लहर निकली। पार्थ ने फिर अपना हाथ हिलाया, जिससे उसकी हथेली से अग्नि निकली और एक ज्वाला समुद्र बन गया। आत्मिक शक्ति और ज्वाला समुद्र आपस में मिल गए, जिससे चटचटाहट की आवाजें आने लगीं। पार्थ ने लापरवाही से अपने हाथों को हिलाया और सामग्री को एक एक करके ज्वाला समुद्र में फेंक दिया। भट्ठी को छोड़ना और गोलियां बनाने की ऐसी चमत्कारी विधि का उपयोग करना, अगर यशपाल और अन्य लोग यह देखते तो वे सम्मान में घुटने टेक देते। अशुद्धियां निकालें, गोली को पिघलाएं और गोली बना लें। पार्थ गोलियां बनाने की पूरी प्रक्रिया से भली भांति परिचित था, इसलिए उसकी तकनीक शानदार थी। उग्र बाघ की अग्नि ने कमरे के तापमान को पहले की तुलना में 2 गुना अधिक कर दिया। इसके साथ ही शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक के कारण पार्थ को बाघ पुनर्स्थापना की गोली बनाने में केवल 1 घंटा लगा। इसके बाद पार्थ ने अपनी सारी ऊर्जा, आत्मिक शक्ति और अग्नि वापस ले ली और केवल अपनी हथेली में रखी ताजा बनी गोली को ही छोड़ दिया। टाइगर पुनर्स्थापन की गोली से गर्मी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में एक छोटी सी आग लगी हो। गोली पारदर्शी थी और चमक रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह 100% प्रभावशीलता वाली गोली थी, एक उत्तम गोली। यह टाइगर पुनर्स्थापन गोली मूल कोर तक पहुंच गई है। मेरी वर्तमान स्थिति में इसका सेवन करना मेरे लिए एकदम सही है। पार्थ अपने द्वारा तैयार की गई टाइगर पुनर्स्थापन गोली से बहुत संतुष्ट था। एक मूल कोर गोली केवल एक अल्केमिस्ट द्वारा ही बनाई जा सकती थी, जो मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच गया हो, और तब भी 100% प्रभावशीलता तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। पार्थ मूल कोर बाघ पुनर्स्थापना की गोली बना सकता था, जबकि वह केवल 9वें स्तर का ऊर्जा आधार साधक था। अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाता तो उनके जबड़े तुरंत जमीन पर गिर जाते। मूल कोर पुनर्स्थापना गोली एक बुनियादी आध्यात्मिक शक्ति की गोली थी, जो अन्य गोलियों से अलग थी। मार्शल स्काई महाद्वीप में मूल कोर पुनर्स्थापना गोलियां, पृथ्वी पुनर्स्थापना गोलियां, स्वर्ग पुनर्स्थापना गोलियां और संत पुनर्स्थापना गोलियां थीं। इन गोलियों के लिए सामग्री सरल थी, लेकिन जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती थी वह अंदर की समृद्ध और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी। इसलिए सिद्धांत रूप में केवल एक संत ही संत पुनर्स्थापना गोली बनाने में सक्षम था। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि एक संत के पास दूसरों की तुलना में अधिक और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इस प्रकार की गोलियां उन सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं। इन 4 प्रकार की गोलियों को 4 सरल स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मूल, पृथ्वी, स्वर्ग और संत। युद्ध तकनीक के विपरीत, जिन्हें फिर से निम्न, मध्यम और उच्च में वर्गीकृत किया जा सकता है, इन प्रकार की पुनर्स्थापना गोलियों में कोई स्तर नहीं है। इन प्रकार की गोलियों को बनाना भी अविश्वसनीय रूप से आसान है। कोई भी अल्केमिस्ट ऐसा कर सकता है जब तक उनके पास पर्याप्त आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति हो। यह टाइगर पुनर्स्थापन गोली मेरी नींव को मजबूत करेगी और मेरी जड़ों में सुधार करेगी। पार्थ ने अपना मुंह खोला और टाइगर पुनर्स्थापन गोली को निगल लिया। गोली के भीतर की शक्ति की विशाल मात्रा फैलने लगी, जिससे उसका शरीर कांपने लगा। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक, मुझे इसे अवशोषित करने में मदद करो। पार्थ ने पैर मोड़कर बैठ गया और तुरंत अपने ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। यह शक्तिशाली तकनीक बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि यह न केवल आसपास की आध्यात्मिक शक्ति को अविश्वसनीय गति से अवशोषित कर सकता था, बल्कि यह गोलियों और गोली के भीतर की ऊर्जा को भी बहुत तेजी से अवशोषित कर सकता था। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की सहायता से टाइगर पुनर्स्थापन गोली के भीतर की ऊर्जा उसके शरीर द्वारा थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित की जाने लगी। उसकी नींव को मजबूत करने में मदद करने वाली सामग्री पार्थ के पूरे शरीर में प्रवेश कर गई, उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्सों में प्रवेश कर गई। गोली के भीतर की ऊर्जा अभी भी डैनेटियन के भीतर ड्रैगन मार्ग द्वारा अवशोषित की जा रही थी। गूंजन, पार्थ के शरीर से एक गुनगुनाहट की आवाज सुनी जा सकती थी, जैसे कि उसके शरीर के अंदर एक मजबूत कंपन गूंज रहा था। पार्थ ने अपनी 6 इंद्रियों को बंद कर दिया
और अपनी पूरी ऊर्जा ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना और गोली को अवशोषित करने पर केंद्रित कर दी। 1 घंटे के बाद पार्थ ने अपनी आंखें खोला। उसकी आंखों से 2 चमकदार रोशनियां निकलीं, जिससे उसके सामने की हवा में लहरें उठने लगीं। टाइगर पुनर्स्थापन गोली पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी और पार्थ पूरी तरह से बदल गया था। उसके शरीर के आध्यात्मिक स्रोत में जो कमी थी वह अब वहां थी और उसका कमजोर शरीर ड्रैगन परिवर्तन तकनीक और टाइगर पुनर्स्थापन गोली की मदद से लगभग पूर्ण हो गया था। इसके अलावा टाइगर पुनर्स्थापन गोली की ऊर्जा के कारण उसके डेनेटियन के भीतर लाल ड्रैगन मार्क पूरी तरह से संघनित हो गया था, जिससे वह शुद्ध लाल दिखाई दे रहा था। पहला ड्रैगन मार्क पूरी तरह से बन गया है। अकेले ड्रैगन मार्क से 10,000 पाउंड बल के साथ मैं केवल 9 स्तर का ऊर्जा आधार साधक होने के बावजूद 10,000 पाउंड के बल के साथ मुक्का मारने में सक्षम हूं, और इससे भी अधिक अगर हम 9वें ऊर्जा आधार क्षेत्र पर होने से मुझे मिलने वाली ताकत को गिनते हैं। यह ड्रैगन परिवर्तन तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है। मेरी क्षमता अब मेरे पिछले जीवन की तुलना में बहुत बेहतर है। पार्थ जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और हवा में मारा। एक दहाड़ते हुए ड्रैगन जैसी आवाज कमरे में गूंज उठी। 10,000 पाउंड के बल वाला मुक्का वास्तव में अविश्वसनीय था और उसने अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। उसने केवल ड्रैगन मार्क की ताकत का ही इस्तेमाल किया। एक सामान्य प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र 10,000 पाउंड के बल के साथ एक मुक्का नहीं मार सकता था। केवल जो मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र पर हैं, वे इसे पार कर सकते हैं। पार्थ की वर्तमान ताकत के साथ वह मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र पर एक सामान्य व्यक्ति से लड़ सकता है। पार्थ ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को ड्रैगन मार्क के भीतर संग्रहित कर लिया और फिर उसे थोड़ा हिलाया, जिससे आध्यात्मिक शक्ति धुएं की तरह फैल गई और फिर उसके शरीर में चारों ओर फैलने लगी। अधिक क्षमता से स्तर बढ़ाना और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे अधिक ऊर्जा एकत्र करने की आवश्यकता होगी और फिर मैं अंततः ऊर्जा सागर क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। तब तक मैं एक और ड्रैगन मार्क बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। पार्थ ने मन ही मन सोचा। उसने अपने लिए काफी संख्या में बाघ पुनर्स्थापन की गोलियां रखी थीं। यहां तक कि कुछ दर्जन गोलियां 100% प्रभावशीलता वाली भी थीं, जो उसके लिए ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थीं। पहला ड्रैगन मार्क पूरी तरह से संघनित था। पार्थ की ऊर्जा और रक्त बहुत मजबूत थे, जबकि उसका शरीर मानव आकार के जानवर की तरह मजबूत था। अपने शरीर को खींचने के बाद वह भट्ठी के कमरे से बाहर निकल गया। पूरी गोली की दुकान शांत थी। यशपाल और बाकी लोग अपने अपने कमरों में गोलियां बना रहे थे। पार्थ से आत्मा प्रशिक्षण तकनीक प्राप्त करने के बाद तीनों बूढ़े पागलों की तरह साधना कर रहे थे। वे कई बार खाना भी भूल जाते थे। इसके बाद पार्थ अपने घर वापस चला गया और बैठ गया। इसके बाद दयानंद घबराए हुए चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया। दयानंद, क्या हुआ? क्या हुआ? पार्थ ने अपनी मेज से एक चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। यंग मास्टर, बाहर 2 आदमी हैं जो हमारी गोली की दुकान के ग्रैंड मास्टर से मिलना चाहते हैं, दयानंद ने कहा। ग्रैंड मास्टर? कौन से ग्रैंड मास्टर? पार्थ ने चेहरे पर झुंझलाहट भरे भाव के साथ कहा। वह महान मास्टर जो 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना गोलियां बना सकते हैं, दयानंद ने उत्तर दिया। केवल वेदांत और 3 बूढ़े लोग ही जानते थे कि पार्थ ही वह अल्केमिस्ट था। बाकी सभी लोग सोचते थे कि मौर्य परिवार में कोई अन्य अनुभवी महान अल्केमिस्ट मास्टर अवश्य है। यहां तक कि दयानंद भी ऐसा ही सोचता था। वे लोग कौन हैं? पार्थ ने पूछा। एक युवक और एक बूढ़ा आदमी। युवक बेहद घमंडी था। उसने कहा कि वह रेड सिटी से आया है। दयानंद ने जवाब दिया। रेड सिटी से? उन्हें मुख्य हॉल में ले जाओ और उन्हें बताओ कि ग्रैंड मास्टर एक पल में वहां होंगे। पार्थ ने कहा। रेड सिटी एक बड़ा शहर था और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना छोटे स्काई सिटी से की जा सके। जाहिर है वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि रेड सिटी से कौन आया है। पार्थ ने अपने कपड़े बदलने के कुछ समय बाद एक बड़ा काला वस्त्र पहना और सिर पर एक बांस की टोपी पहन ली। पार्थ मुख्य हॉल में चला गया और बांस की टोपी के माध्यम से वह दयानंद को 2 लोगों को मुख्य हॉल में ले आते हुए देख सकता था। वहां सफेद कपड़े पहने एक युवक था जो लगभग 20 साल का था।
उसके चेहरे पर घमंडी भाव था। उसके साथ एक और आदमी था जो लगभग 50 साल का लग रहा था। पार्थ को इन दोनों व्यक्तियों के तकनीक स्तर पर आश्चर्य हुआ। वह युवक प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र का था। वह वास्तव में रेड सिटी के किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। जहां तक बूढ़े आदमी की बात है, वह उसमें एक कमजोर आत्मिक शक्ति महसूस कर सकता था। उसे एक अल्केमिस्ट होना चाहिए। उसका तकनीक भी औसत दर्जे का नहीं था। वह मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंच गया था। हमें अकेला छोड़ दो, पार्थ ने दयानंद से कहा। उसकी आवाज भारी थी, इसीलिए दयानंद उसे पहचान नहीं सका। दयानंद ने एक क्षण के लिए ग्रैंड मास्टर को उत्सुक भाव से देखा और फिर सम्मानपूर्वक वहां से चला गया। यंग मास्टर ग्रैंड मास्टर के साथ क्यों नहीं आए? दयानंद चौकन्ना खड़ा था और उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव था और वह अपना सिर खुजला रहा था। पार्थ उनके पास गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने उनकी ओर लापरवाही से देखा, लेकिन चुप रहा। यह देखकर युवक मुस्कुराया। उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। एक अल्केमिस्ट जो 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बना सकता है, उसे निश्चित रूप से अहंकारी व्यवहार करने का अधिकार था। मैं रेड सिटी के वालिया परिवार से केशव वालिया हूं। मैं ग्रैंड मास्टर को अपना सम्मान अर्पित करता हूं। केशव ने पार्थ के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए अपने हाथ जोड़े। रेड सिटी का वालिया परिवार? पार्थ आश्चर्यचकित था। वालिया परिवार रेड सिटी में एक बड़ा परिवार था। रेड सिटी में उनकी स्थिति स्काई सिटी के भीतर मौर्य परिवार की स्थिति के बराबर थी। हालांकि पार्थ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि केशव वर्तमान में मौर्य परिवार के खिलाफ युद्ध में राय परिवार की मदद कर रहा था। उसे यह भी पता नहीं था कि केशव के बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी अल्केमिस्ट था जो 70% प्रभावशीलता वाली गोलियां बना सकता था। इसी तरह केशव को यह नहीं पता था कि 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बनाने वाला ग्रैंड मास्टर पार्थ था, जिसे वह मारना चाहता था। ग्रैंड मास्टर, यह छोटा सा स्काई सिटी आपकी योग्यता वाले व्यक्ति के लिए बहुत छोटा है। आपको मेरे साथ रेड सिटी आना चाहिए, जहां मैं आपको वालिया परिवार में एक उच्च पद दिलाने का वादा कर सकता हूं। आपको पता होना चाहिए, यह छोटा सा मौर्य परिवार मेरे परिवार का कचरा फेंकने के लिए भी योग्य नहीं है। आप जैसे महान मास्टर का यहां रहना वास्तव में एक बर्बादी है, केशव ने बिना कुछ छिपाए कहा। इस बात के साथ केशव के प्रति पार्थ की भावनाएं तुरंत तटस्थता से घृणा में बदल गईं। चल भाग यहां से, पार्थ ने बिना कोई सम्मान दिखाए ठंडे स्वर में कहा। आपने अभी अभी क्या कहा? केशव के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका नाम लेने के बाद उसके सामने वाला आदमी इतना असभ्य हो जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह सम्मानजनक और विनम्र था तो यह ग्रैंड मास्टर नाराज क्यों हो गया। ऐसा कठोर तरीके से मत बोलिए। मेरे यंग मास्टर का आपसे इतनी विनम्रता से बात करना आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। 28 शहरों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे यंग मास्टर से इस तरह बात करने की हिम्मत करे। मध्य स्तर ऊर्जा सागर क्षेत्र पर बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था। ग्रैंड मास्टर, मैंने आपको पूरी ईमानदारी से आमंत्रित किया है, केशव ने क्रोधित भाव से कहा। यहां से चले जाओ। दयानंद, उन्हें बाहर भेजो, पार्थ ने ठंडे स्वर में कहा और वह मुड़कर चला गया। अगर यह तथ्य न होता कि मौर्य परिवार और राय परिवार पहले से ही युद्ध में थे, तो उसने पहले ही उसे मार दिया होता। पार्थ तुरंत हॉल से बाहर चला गया। दयानंद, जो बाहर खड़ा था, चौंक गया। ग्रैंड मास्टर का स्वभाव बहुत ही अप्रत्याशित है। क्या ग्रैंड मास्टर मेरा नाम जानते हैं? पार्थ केशव को स्तब्ध भाव के साथ छोड़कर चला गया। उसे पहले कभी इस तरह से निपटना नहीं पड़ा था, लेकिन इस छोटे से स्काई सिटी में किसी ने इस तरह का व्यवहार करने का साहस किया। यंग मास्टर, उस आदमी को तुरंत क्यों नहीं मार देते? बूढ़े आदमी ने क्रूरता से कहा। वह सोचता है कि वह प्रतिभाशाली है, इसलिए उसने मेरा अनादर करने की हिम्मत की। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं मौर्य परिवार को नष्ट नहीं कर देता और उसकी गोली की दुकान पर कब्जा नहीं कर लेता। फिर हम देखेंगे कि वह कैसे प्रतिक्रिया देता है। केशव ने जोर से सांस छोड़ा। सर, कृपया चले जाइए, आपका यहां स्वागत नहीं है। दयानंद ने वही किया जो ग्रैंड मास्टर ने उसे करने को कहा था। केशव ने गुस्से में हॉल छोड़ने से पहले दयानंद को गुस्से से देखा। राय परिवार, यंग मास्टर केशव, सब कुछ कैसा है?
क्या आप उस महान मास्टर से मिले? चंद्रवीर ने केशव से पूछा। वह आदमी बेवकूफ है। जब तक मैं मौर्य परिवार को नष्ट नहीं कर देता तब तक रुके, फिर मैं उससे आज के व्यवहार का बदला लूंगा। मुखिया, मैं अब उस पार्थ से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करूंगा, केशव ने कहा। यह सुनकर चंद्रवीर ने तुरंत अपनी हिम्मत जुटाई। अभी वह केवल पार्थ को मारने के बारे में सपना देख सकता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे। पार्थ सारा दिन अपनी हवेली में रहता है, आप उसे कैसे मारने की योजना बना रहे हैं? चंद्रवीर ने पूछा। मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा, यह इतना आसान है, केशव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने चंद्रवीर के कानों में कुछ फुसफुसाना शुरू कर दिया। चंद्रवीर की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने केशव की ओर अपना अंगूठा उठाया और कहा, यह तरीका अविश्वसनीय रूप से शानदार है। अगर हम सफल होते हैं तो हम पार्थ को आसानी से मार सकते हैं। एक बार पार्थ मर गया तो वेदांत अपनी आत्मा खो देगा, फिर मौर्य परिवार हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। दोपहर के समय पार्थ अपने कमरे के अंदर ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा था। वह कल रात गोली की दुकान को एक तरफ रखकर सिटी लॉर्ड की हवेली में लौट आया था। अचानक उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुना। अंदर आओ। पार्थ ने इस व्यवधान पर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। दरवाजा खुला और दयानंद अंदर आया। यंग मास्टर। दयानंद, अगर तुम मुझे परेशान करने का कोई अच्छा कारण नहीं बता सकते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। पार्थ को यह बात नापसंद थी जब कोई उसे साधना करते समय परेशान करता था। दयानंद डर गया और तुरंत बोला, यंग मास्टर, मैं आपको जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुखिया आपको देखना चाहते थे। उन्होंने आपको तुरंत मीटिंग हॉल में जाने के लिए कहा। मेरे पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं, जानते हो क्यों? पार्थ ने पूछा। सामान्य परिस्थितियों में अगर वेदांत उससे बात करना चाहते थे तो वह खुद आएंगे या किसी नौकर से उसे सूचित करने के लिए कहेंगे। मीटिंग हॉल में पार्थ से पूछना उसके लिए दुर्लभ था। कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ भयानक। यंग मास्टर, मैंने सुना है कि राय परिवार ने एक लिखित चुनौती भेजी है। अभी सभी अतिथि और बुजुर्ग बैठक हॉल में इकट्ठा हो रहे हैं। दयानंद ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। लिखित चुनौती? मैं देखूंगा। पार्थ ने अपने कपड़े ठीक किया और फिर अपने घर से बाहर निकलकर मीटिंग हॉल की ओर चल दिया। राय परिवार द्वारा लिखित चुनौती भेजना कुछ ऐसा था जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अगर यह मयंक की वजह से किया गया होता तो उसने इसे आज के बजाय कल ही भेज दिया होता। मौर्य परिवार के मीटिंग हॉल के अंदर वेदांत मुख्य सीट पर बैठे थे और उनके बगल में 10 ऊर्जा सागर क्षेत्र के योद्धा थे। यशपाल उनमें से एक था। वेदांत के दाहिने हाथ में एक लिखित चुनौती थी। पिताजी, सभी लोग। पार्थ हॉल में आया। वह सुंदर दिख रहा था। उसका चेहरा जेड की तरह सफेद था, आंखें चमकते सितारों की तरह चमकदार थीं और उसका शरीर मजबूत था। हर कोई बता सकता था कि वह पुरुषों के बीच एक आदमी था और सभी ऊर्जा सागर क्षेत्र के अतिथि और बुजुर्ग इस युवक को देखकर स्वीकृति में अपना सिर हिला रहे थे। एक समय पर इनमें से कोई भी इस बेकार यंग मास्टर को दूसरी बार देखने की जहमत नहीं उठाता था, लेकिन हाल ही में वह नाटकीय रूप से बदल गया था और पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया था। यहां तक कि चंद्रवीर को भी उसके द्वारा अपमानित किया गया था। साथ ही राय परिवार में नंबर 1 प्रतिभा को भी उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा उसने उनका सम्मान और शिष्टाचार के साथ अभिवादन किया। ऐसे प्रतिभाशाली युवा को हर कोई पसंद करता था और हर कोई उसकी प्रशंसा करना चाहता था। पार्थ, तुम यहां आ गए हो। जब वेदांत ने पार्थ को देखा तो उसने आखिरकार आराम करना शुरू कर दिया। पिताजी, मैंने सुना है कि राय परिवार ने हमें एक लिखित चुनौती भेजी है। क्या हो रहा है? पार्थ ने पूछा। यह लिखित चुनौती है, स्वयं देखो। वेदांत ने पार्थ को लिखित चुनौती दी। पार्थ ने लिखित चुनौती पर नजर डाला। इसमें उल्लेख किया गया था कि दोनों परिवारों के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए 3 दिनों में लड़ाई होगी। मौर्य परिवार और राय परिवार दोनों एक युवक को स्काई सिटी के केंद्र सार्वजनिक चौक में लड़ने के लिए भेजेंगे और शर्त छोटी नहीं है। प्रत्येक परिवार को इनाम के रूप में अपनी गोली की दुकान पर दांव लगाना था और जो हार गया उसे इसे दूसरे को सौंपना होगा। हाँ हाँ,
उन्होंने तो गोली की दुकान को भी दांव के तौर पर इस्तेमाल किया। वे अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। पार्थ ने लिखित चुनौती को एक तरफ फेंकते हुए हंसना शुरू कर दिया। लिखित चुनौती पर दांव वास्तव में बहुत बड़ा था। भले ही राय परिवार और मौर्य परिवार के पास बहुत सारे व्यवसाय थे, लेकिन जो चीज वास्तव में उनके वित्त का समर्थन करती थी वह थी गोली की दुकान। यहां तक कि उनके व्यापार व्यवसाय में जड़ी बूटियों और सामग्रियों का उपयोग गोली की दुकान पर भी किया जाता था। स्काई सिटी में केवल 2 गोली की दुकानें थीं और उनमें से कोई भी एक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक को खोने का मतलब था अपने धन स्रोत को खोना, और चंद्रवीर ने इसे एक शर्त के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इसके बारे में गंभीर था। पार्थ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस लिखित चुनौती में कोई समस्या है? वेदांत ने पूछा। वास्तव में एक समस्या है, पार्थ मुस्कुराया। राय परिवार में नंबर 1 प्रतिभा को मैंने नष्ट कर दिया है। मैं कह सकता हूं कि उनके परिवार में कोई और नहीं है जो मुझे हरा सके, जब तक कि उनकी युवा पीढ़ी में से कोई ऊर्जा सागर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता। केवल तभी उनमें ऐसा निर्णय लेने की हिम्मत होगी। यंग मास्टर सही कह रहे हैं। उन्होंने कल मयंक को नष्ट कर दिया। चंद्रवीर मूर्ख नहीं है। वह यंग मास्टर की असली ताकत को स्पष्ट रूप से समझता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वह हमें एक लिखित चुनौती भेजने की हिम्मत करता है, यहां तक कि शर्त के रूप में गोली की दुकान का उपयोग करता है। मुझे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है, यशपाल ने कहा। मुझे लगता है कि उसके पास कुछ छिपा हुआ मकसद होना चाहिए, जैसा कि यंग मास्टर पार्थ ने कहा था। हो सकता है कि राय परिवार की युवा पीढ़ी में से कोई ऐसा हो जो ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंच गया हो, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। पार्थ, तुम क्या सोचते हो? यह लिखित चुनौती, क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? यह स्पष्ट है कि चंद्रवीर का लक्ष्य कौन है तुम? वेदांत ने पार्थ को देखा। मीटिंग हॉल में कोई भी मूर्ख नहीं था। यह बहुत स्पष्ट था कि इस लिखित चुनौती का लक्ष्य पार्थ था। पार्थ के प्रति चंद्रवीर की नफरत वेदांत के प्रति उसकी नफरत से अधिक हो गई थी। वह अपने सपनों में पार्थ को मारना चाहता था। इस लिखित चुनौती के साथ वह न केवल पार्थ को मारने में सक्षम होगा, बल्कि वह मौर्य परिवार की गोली की दुकान को भी नष्ट करने में सक्षम होगा। चंद्रवीर का मकसद बहुत स्पष्ट था। हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह लिखित चुनौती पहले से ही स्काई सिटी में सभी को भेजी जा चुकी है। हर कोई इसे देखने के लिए इंतजार कर रहा है। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो लोग सोचेंगे कि हम राय परिवार से डरते हैं। फिर राय परिवार इसका इस्तेमाल हमें अपमानित करने के लिए करेगा। हम अपनी सारी गरिमा खो देंगे। पार्थ ने बिना किसी चिंता का संकेत दिए सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, और अगर चंद्रवीर खेलना चाहता है तो हम उसके साथ खेलेंगे। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि वह हमसे क्या छिपा रहा है। पार्थ, हमें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। वेदांत ने चिंतित होकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पिताजी, चिंता मत करिए, मुझे पता है कि क्या करना है। इसके अलावा यह लिखित चुनौती हमें भेजी गई थी। उन्होंने इस पर मेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं इस चुनौती से इनकार करता हूं तो मैं स्काई सिटी में सबसे बड़ा मजाक बन जाऊंगा। पार्थ एक समय दुनिया का महान संत हुआ करता था और उसने कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटा। वह अब पहली बार ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा था। यंग मास्टर ईश्वर प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। वह निश्चित रूप से राय परिवार को हरा सकते हैं, किसी ने कहा। मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि वह चालाक बूढ़ा लोमड़ी चंद्रवीर क्या कर रहा है, लेकिन अगर उनकी युवा पीढ़ी में कोई ऐसा है जो ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंच गया है। पार्थ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? वेदांत ने पार्थ को चिंतित भाव से देखा। केवल वही नहीं, हॉल में मौजूद बाकी सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। 9वें स्तर के ऊर्जा आधार क्षेत्र योद्धा और प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र के बीच का अंतर छोटा नहीं था। इसके अलावा यह चुनौती केवल पार्थ की सुरक्षा से संबंधित नहीं थी। इसमें मौर्य परिवार की गोली की दुकान भी शामिल थी। उन्हें हर चीज को गंभीरता से लेना था। पिताजी, चिंता मत करिए। अगर मुझे आत्मविश्वास नहीं होता तो मैं चुनौती स्वीकार नहीं करता, इसलिए मेरा जवाब अभी भी वही है।
अगर चंद्रवीर हमारे साथ खेलना चाहता है तो हम इसे स्वीकार करेंगे और उसके साथ खेलेंगे। पार्थ ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं क्योंकि वह आत्मविश्वास से खड़ा था। उसकी क्षमता के साथ प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र पर किसी को हराना कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक कि एक मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र योद्धा भी उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। वह डर नहीं रहा था कि राय परिवार उसके साथ कुछ गंदी चाल चलेगा। उसे डर था कि वे कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर यह कोई मजा नहीं होगा। ठीक है, मैं उनकी लिखित चुनौती स्वीकार करूंगा। हम स्वीकार करेंगे। वेदांत का मनोबल बढ़ा हुआ था। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि पार्थ ने एक ही वार में अन्य को मार डाला था और कल पार्थ ने राय परिवार के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को नष्ट कर दिया था। उसकी तुलना किसी भी अन्य युवक से नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, मौर्य परिवार को चंद्रवीर की इस लिखित चुनौती को भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो इसका मतलब था कि लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से यह बताना कि वे राय परिवार से डरते हैं। वे अपनी गरिमा खो देंगे। जैसा कि पार्थ ने उम्मीद की थी, यह खबर स्काई सिटी में हर जगह फैल गई थी। हर कोई लिखित चुनौती के बारे में बात कर रहा था। इस बार हम एक और अच्छा शो देख सकते हैं। राय परिवार ने मौर्य परिवार को दोनों परिवारों के सबसे कम उम्र के प्रतिभाशाली लोगों के बीच लड़ाई के साथ चुनौती दी है, ठीक यह स्काई सिटी के केंद्र में। यह सही है। मैंने यह भी सुना है कि उनकी शर्त उनकी गोली की दुकान है। राय परिवार इस पर पूरी तरह से दांव लगा रहा है। यह बहुत स्पष्ट है कि राय परिवार का लक्ष्य पार्थ है। पार्थ का अचानक उदय राय परिवार के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, इसलिए वे उससे छुटकारा पाने और मौर्य परिवार को हमेशा के लिए हराने के लिए इस अवसर का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वह यह है कि मयंक भी पार्थ का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या उनकी युवा पीढ़ी में कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो पार्थ से लड़ सकता है? क्या चंद्रवीर पागल हो गया है? यह असंभव है। चंद्रवीर एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी है। वह इतनी आसानी से पागल नहीं होगा। इसके पीछे कुछ तो होगा। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। सभी आश्चर्यचकित थे कि चंद्रवीर क्या करने की योजना बना रहा था, क्योंकि सभी को ज्ञात तथ्यों के अनुसार राय परिवार की युवा पीढ़ी में कोई और नहीं था जो पार्थ से लड़ सकता था। चंद्रवीर कुछ छिपा रहा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मौर्य परिवार इसे स्वीकार करेगा? बेशक वे ऐसा करेंगे। पार्थ के गुस्से को देखते हुए वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार करेंगे और अब उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि शहर में हर कोई इसके बारे में जानता है। अगर वे इनकार करते हैं तो वे शहर में हंसी का पात्र बन जाएंगे। मौर्य परिवार ने लिखित चुनौती का जवाब दिया है। पार्थ ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब हमारा शो अच्छा होगा। मुझे पता था कि वे इसे स्वीकार करेंगे। मैं बस सोच रहा था कि राय परिवार 3 दिनों में पार्थ से लड़ने के लिए किसे भेजेगा। क्या वास्तव में उनके परिवार में मयंक से बड़ा कोई है? स्काई सिटी में हर कोई 2 बाघों के बीच लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। हर कोई जानता था कि स्काई सिटी की स्थिति जल्द या बाद में बदल जाएगी। निश्चित रूप से एक हार जाएगा और 3 दिनों में लड़ाई उनके भाग्य का फैसला करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए और आज वह दिन था जब स्काई सिटी में बहुत सारी चीजें घटित होने वाली थीं। विशेष रूप से शहर के केंद्र में चौकोर मंच पर भीड़ केंद्रीय चौक के पास एकत्र हो गई थी। हर कोई लड़ाई देखने के लिए यहां आया था। राय परिवार के लोग चंद्रवीर के नेतृत्व में जल्दी ही आ गए थे। 20 से अधिक राय परिवार के सदस्य लड़ाई के मंच के पास दिखाई दिए। चंद्रवीर तरोताजा और तनाव मुक्त दिख रहा था। वह इस मुकाबले में बहुत आश्वस्त लग रहा था। उनके बगल में सफेद कपड़े